नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी पर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। एएसआई के प्रार्थना पत्र पर हुई अहम सुनवाई। जिला जज की अदालत में एएसआई सर्वे मामले को लेकर आज सुनवाई की गई। कोर्ट ने और 4 हफ्ते का समय दिया है। आपको बता दें कि एएसआई ने प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर उन्होंने 4 हफ्ते की और समय की मांग की थी और अब इसको मंजूरी दे दी गई है। 12 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एएसआई के पत्र पर आज सुनवाई हुई थी। जिला जज की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने और 4 हफ्ते का समय अब एएसआई सर्वे के लिए दिया है। इस दौरान जहां प्रार्थना पत्र में ये जिक्र भी किया गया था कि लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जो एएसआई का सर्वे था वो बार बार प्रभावित हो रहा था और ऐसे में एएसआई सर्वे के लिए एएसआई ने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें ये मांग की गई थी कि 4 हफ्ते का समय जो है वो और दिया जाए एएसआई सर्वे के लिए। और आज इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद और 4 हफ्ते का समय कोर्ट द्वारा दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ज्ञानवापी मामले को लेकर के एएसआई सर्वे को लेकर के जो 4 हफ्ते का समय और मांगा किया था उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी होगी। अब जो 4 हफ्ते का समय और दिया गया उसके बाद कब तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है? देखिए जागृति, 6 अक्टूबर को कोर्ट ने समय दिया था। अगली बार जो वाद दाखिल किया गया था एएसआई टीम के जो अधिवक्ता थे अमित श्रीवास्तव ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके वजह से कि जो कमीशन की कार्रवाई हो पूरी हो सके। एएसआई जो पूरी सर्वे कर रहा है पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार कर सके, जिसको लेकर कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय और 6 अक्टूबर कल आखिरी तारीख थी जो रिपोर्ट की तिथि थी। लेकिन एएसआई टीम द्वारा पुनः पत्र दाखिल करके कोर्ट से 4 हफ्ते का और समय मांगा है, क्योंकि लगातार मौसम की खराबी का हवाला दिया गया है और उसके साथ साथ ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो मलबे हैं उनको धीरे धीरे हटाकर जो चीजें हैं वहाँ की जो चिन्ह मिल रहे हैं, जो चीजें देखी जा रही हैं, उसको समय लग सकता है 4 से 6 हफ्ते का। तो उसके लिए जो है एएसआई टीम द्वारा जो है एक पत्र दिया गया था, जिसमें आज वाराणसी न्यायालय में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद भी कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है और एएसआई टीम को निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा करें। वहीं आपको बताना चाहेंगे व्यासपीठ तहखाना को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। शाम लगभग 4 से 5 के बीच में फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अभी फैसला नहीं आया, जिसका इंतजार है। लेकिन बात की जाए अगर एएसआई सर्वे रिपोर्ट की सबमिट की तो अब उसके लिए 4 हफ्ते का और समय मिल गया है, जिसको लेकर एएसआई टीम अब फिर से सर्वे का जो कार्य है जो उन्होंने हवाला दिया था कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो मलबे हैं तमाम चीजें जो दबी हैं उनको हटाकर तकनीकी सिस्टम से हम उसका जो है सर्वे करेंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र, और अब ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि जिस तरीके से जितना समय एएसआई की टीम द्वारा मांगा किया था उसको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, यानी कि अब ये उम्मीद भी जताई जाए कि 4 हफ्ते बाद जब एएसआई का सर्वे जो है पूरा होगा उसके बाद जल्द से जल्द अब सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक की जाए, वो भी कोर्ट में रखी जाए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जो ज्ञानवापी का मामला इतने समय से लंबित था उस पर कोई फैसला आ सके। देखिए, अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी से लेके जो ज्ञानवापी में जो चिन्ह बिंदु तमाम ऐसे मिल रहे हैं जिसका दावा हिंदू पक्ष लगातार करते जा रहा है। और वहीं एएसआई सर्वे की जब तक रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट नहीं होगी, जब तक पुष्ट नहीं होगी, जब तक सार्वजनिक न हो, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी भौगोलिक संरचना क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और चीजों को जब तक न्यायालय अध्ययन न करे तब तक, क्योंकि सिविल का मामला है और जो पिटीशन है सिविल से रिलेटेड है, तो उसको देखते हुए न्यायालय जो है एएसआई रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी आगे की जो कार्रवाई है प्रोसीडिंग न्यायालय की उसमें संस्था होगी और वो प्रोसीडिंग की कार्रवाई प्रारंभ होगी। जागृति,
बिल्कुल धर्मेंद्र, और देखिए इससे पहले जब आज सुबह सुनवाई होनी थी उससे पहले ही कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। ऐसे में जिक्र ये भी किया जा रहा था कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस पूरे मामले को लेकर के आपत्ति दर्ज करवा सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय और दे दिया है, क्या इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए जागृति, अभी एएसआई रिपोर्ट सबमिट के लिए आपत्ति मुस्लिम पक्ष द्वारा न्यायालय में दिया गया था, जिसको न्यायालय ने सुना भी और न्यायालय ने स्पष्ट आदेश भी दिया है कि जो सर्वे का कार्य है, जो एएसआई टीम द्वारा जो है पत्र दाखिल किया गया, उसमें चूंकि मौसम की खराबी और जो वहाँ मलबे हैं, तमाम चीजें दबे हुए हैं, उनको हटाकर सर्वे करना तो समय लग सकता है। तो दोनों पक्षों की जो बातें जिला न्यायाधीश वाराणसी ने सुनी और दोनों पक्षों के मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति लगातार रही कि अब समय न दिया जाए, रिपोर्ट सबमिट किया जाए, वहीं हिंदू पक्ष लगातार जिस तरीके से जो एएसआई टीम के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने, उन्होंने सीधे तौर पर यह रखा कि जब तक की कमीशन जो रिपोर्ट है एएसआई की, जो हम तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक पूर्ण न कर ले तब तक रिपोर्ट सबमिट करना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करने का हवाला दिया। उसको देखते हुए, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि इसमें आपत्ति सीधे तौर से खारिज होती है, क्योंकि जो एएसआई टीम है पुरातत्व की, वो जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर लेगी तब तक सुपुर्द नहीं कर पाएगी। उसको देखते हुए धर्मेंद्र, और देखिए अब इंतजार है कि जिस तरीके से कोर्ट ने तो 4 हफ्ते का समय और दे दिया है, अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि एएसआई जो है इन 4 हफ्तों में अपना सर्वे पूरा कर सके और रिपोर्ट जमा करा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, एटा के कोसमा गांव को अस्पताल की सौगात। ये बड़ी खबर आपको बता रही जाओ, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दें कि उद्घाटन को कोसमा गांव में आंखों का अस्पताल शुरू हो गया। आंखों का जो इलाज है वो अब इस अस्पताल में किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अस्पताल के संचालन में पूरा सहयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एटा को अस्पताल की सौगात। मैं ऐसे अवसर पर क्षेत्र के निवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हम पूरी मदद में इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं अस्पताल के सभी प्रमोटर्स का, जिन्होंने क्षेत्र के निवासियों के लिए अच्छे अस्पताल का निर्माण किया। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 2024 के चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में लोकसभा की सभी सीटों पर जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन बीजेपी को लोकसभा की 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। बात मानेगा नहीं मानेगा सवाल वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि 80 के 80 जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन भी ये तैयारी कर रहा है कि 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराई जाएंगी। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी कड़ी में लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की बैठक हुई। इस विशेष बैठक को लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने रायबरेली विधायक अदिति सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में बैठक बुलाई गई। अवध क्षेत्र के सभी महिला विधायक पदाधिकारी आज बैठक में है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की विधायक अदिति सिंह जी हैं। अदिति जी, आज महिला मोर्चा की बैठक बुलाई गई, क्या जो सम्मेलन होने वाले हैं उसमें किस तरीके से महिलाओं को जोड़ना है? अभी तो बैठक का प्रारंभ हुआ है, चालू हुई है बैठक, तो डेफिनेटली बैठक के बाद मैं आपको ज्यादा बताने की स्थिति में रहूंगी। बट मोटा मोटा आप ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी और सभी हम जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम सबको यही बताया भी जा रहा है और यही हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपनी विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जोड़ने का प्रयास करें और अपनी बहनों को जो हक मिला है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 33% रिजर्वेशन का, उसको आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को एक्टिव ज्यादा किया जाए। सपा और भाजपा कह रही कि 33% में ओबीसी, एससी को भी शामिल किया जाए, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, ये तो उनका अपमान है। ये मेरा अपना निर्णय नहीं है। जो भी निर्णय होगा लोकसभा में और हमारी पार्टी के द्वारा, उसका वो
उसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग और ये पार्टी का निर्णय होगा। सम्मेलन में क्या कुछ टारगेट दिया गया कि हर विधानसभा से 2-2 हजार लोगों को जोड़ा जाए या कुछ इस तरीके से? अभी चालू हुई है बैठक, तो जब एक बार बैठक फिनिश हो जाए तो हम लोग ज्यादा बेटर पोजीशन पे रहेंगे आपको बताने। शुक्रिया। तो अदिति जी थी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका कहना साफ तौर से था कि आगामी आने वाले समय में महिला मोर्चा सभी आधी आबादी के घर घर तक पहुंचेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 33% का आरक्षण दिया है उसको लेकर आधी आबादी के पास जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको घर तक पहुंचाएंगे। कैप्टन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में ईडी रेड और उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक कई नेताओं के इस पूरे मामले में बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए, ये तथाकथित राष्ट्रभक्त होने का जो ड्रामा कर रहे हैं लोग, भाई ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए इस प्रकरण में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को जारी रखने का निर्देश दिया और बिना सबूत के गिरफ्तारी अगर हुई है और कोई निर्दोष गिरफ्तार हुआ है तो उसके पास विकल्प खुला है। जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब भी अरविंद केजरीवाल ने उनको इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त घोषित करने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय न्यायालय के सामने गए। माननीय न्यायालय का फैसला क्या है ये भी सब आप लोग जानते हैं। तो जनता का पैसा अपने पार्टी के लिए और अपने लिए खर्चा करना ये क्या न्याय संगत है क्या? और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज पूज्य मोदी जी की सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। श्री यादव जी बहुत साफ कई बार कहते हैं कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की पार्टियां हैं, ईडी और सीबीआई, वे विपक्ष के लिए छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो इस वक्त पूरे देश के किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है, अन्याय के खिलाफ ताकत से इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि ये शायद ईडी सीबीआई छोड़ देने से लोग डर जाएंगे। लेकिन भारत के लोग पिछले 10 सालों में, ये जो 2 टर्म पूरा होने वाला है, उसमें जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, फॉरेन पॉलिसी का कोलैप्स होना, ये जो चिंताएं हैं, इसको लेकर हेमंत जी लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनमें बहुत डर खौफ है कि अगर 24 में सरकार नरेंद्र मोदी जी की गई तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को, श्री अमित शाह जी को जेल भेजेगा। इस डर से सारे नेताओं के पीछे कोई केस नहीं है। सिसोदिया जी बंद है, जो पूरी हुकूमत चला रहा है, हजारों हजार करोड़ का बजट है, 100 करोड़ का घोटाला करेगा। अरे आजकल 100 करोड़ घोटाले कहां होते हैं? आजकल तो सब 5,000 करोड़ से ऊपर चलते हैं कि मित्र को दे दिया, एसबीआई का कर्जा दे दिया। 100 करोड़ के घोटाले कहां होते हैं आज की डेट में? तो ये सब अभी आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जाति जनगणना को लेकर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है और इस बीच असम सरकार ने फैसला करते हुए यह ऐलान किया कि मुसलमानों का अलग से सर्वे किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा कि 5 मूल जनजातियां मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस पर मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मुस्लिम का अलग से सर्वे करवाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, जनगणना तो जब सबकी हो रही है और जातियों की हो रही है तो जाहिर है मुस्लिम की तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। उसके अंदर मुस्लिम्स को भी मालूम होगा कि उनकी कितनी तादाद है। और वो जो ड्रामेबाजी चल रही है कि मुसलमान अपनी तादाद बहुत बढ़ा रहे हैं, बिहार के आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि और कम हो गया वो तो।
जातिगत जनसंख्या का डिमांड हमारे नेता अखिलेश यादव जी बहुत पहले से कर रहे हैं और सबसे पहली डिमांड अखिलेश यादव जी की यही थी। और ये जरूरी है, आप देख रहे हैं कि अब जो आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं कि ओबीसी जो है वो 85% है, बाकी तो 15% है। अगर आप इसको एक रोल मॉडल समझेंगे तो थोड़ा बहुत पूरे हिंदुस्तान में फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। ओबीसी को इंसाफ कितना मिल रहा है, ओबीसी को नौकरियां कितनी मिल रही हैं, ओबीसी को आरक्षण कितना मिल रहा है, सबको मालूम है। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने इस बात का भी खुलासा करा था कि 90 सिग्नेटरीज हैं जो हिंदुस्तान के टॉप सिग्नेटरीज हैं जो सरकार को एक तरह से चलाते हैं, उनमें 3 ओबीसी है 90 में। तो आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा? बसपा पार्टी से निकाले गए इमरान मसूद की जल्द ही कांग्रेस में घर वापसी होगी। इमरान मसूद 7 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि इमरान मसूद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। ऐसा जाया था 7 तारीख को हम लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे AICC में। नहीं, तो पृथक प्रदेश के लिए मैंने बोला था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर पृथक प्रदेश बनता है तो उसका स्वागत करेंगे। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मंत्री और नेताओं का मिलना कुछ ना कुछ कहकर भी बहुत कुछ प्रभाव डाल देता है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री के जिले में दबंगों ने बुलडोजर से खोद डाली नई सड़क। कमीशन को लेकर कई दिनों से ठेकेदार पर डाला जा रहा था दबाव। पुलिस ने मामला किया दर्ज। लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने मारी छापेमारी। अवैध क्लिनिकों पर की जांच। भनक लगते हुए शटर बंद करके झोला छाप डॉक्टर हुए फरार। श्रावस्ती में छात्रा को ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर। किशोरी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। देवरिया में हुए सत्यप्रकाश दुबे के हत्याकांड मामले में ब्राह्मण समाज में भारी रोष। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। हत्यारों को फांसी दिलाने की चल रही है मांग। फतेहपुर में लाइन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। जमीन पर हाईटेंशन तार पड़े होने से हुआ हादसा। विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा। मुजफ्फरनगर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। विभिन्न प्रकार के खेल हुए आयोजित। तहसील स्तर के खिलाड़ी लेंगे भाग। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में मयूर फैक्ट्री में पड़ा इनकम टैक्स का छापा। छापेमारी से कंपनी के लोगों में मचा हड़कंप। जांच पड़ताल अभी भी जारी। ललितपुर में युवक का पेट से लटका मिला शव। इलाके में हड़कंप। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर हत्यारों ने घटना को दिया अंजाम। मामले की पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। इटावा में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और बाइक को लिया चपेट में। वाहन के उड़े पर खच्चे। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, कई घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। किशोर का जंगल में मिला था शव। 4 हत्या आरोपियों को किया अरेस्ट। सहारनपुर में पुलिस को मिली गश्त करते वक्त सफलता। जंगल में डकैती डालने की तैयारी कर रहे 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। इटावा में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात अधेड़ की मौत। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। गांव चांदनपुर कोठी के पास का मामला। बदायूं के वजीरगंज एसओ पर लगा तहरीर बदलने का आरोप। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। दहेज हत्या की दी थी तहरीर।
ललितपुर में नाले पर बनी चेक डैम में डूबने से मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, खेत देखने गई थी बच्ची। मुजफ्फरनगर में एसडीएम ने 34 मिलावटखोरों पर लगाए लाखों रुपए के अर्थदंड, मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। आगरा में पुलिस और सर्विसेज की टीम मिली कामयाबी, ट्रैकिंग के दौरान लूटी हुई कार सहित 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बहराइच के बॉर्डर बांके जिले से हटा कर्फ्यू, आम दिनों की तरह सामान्य हुआ आवागमन। 2 दिन पूर्व 2 समुदायों में विवाद के बाद लगाया गया था कर्फ्यू। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।